ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं कहती हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा मिशन है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन देना है। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा आप लोगों का साथ, और साथ वो आप ऐसे देंगे कि आप इसको शेयर करें सबके साथ। नाज़रीन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त जो है, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त ऑल टाइम हाई है। आज हमने देखा, कल भी देखा कि थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी मार्केट में। आज भी मार्केट का जो रुझान था, जो मैंने महसूस किया, वो थोड़ा-सा जो है मिक्स था, मिला-जुला सा रुझान था। और जो है कुछ आइटम्स क कुछ वर्क कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो इन्वेस्टर्स का भी इसी तरह का कोई एक मिज़ाज बना हुआ था। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्सपेक्टम सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च बशारतुल्लाह खान साहब की बात कर रही हूँ, और वो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज की मार्केट के ऊपर जो है एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि थोड़ा सा करेक्शन मूड आया था, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भी मार्केट में एक करेक्शन की फिजा होगी, लेकिन मिला जुला रुझान नजर आया। तो क्या देखते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में अभी आज की परफॉर्मेंस तो कम्प्लीटली ड्रिवन बाय फर्टिलाइजर सेक्टर। राइट। यानी मोर देन 1000 पॉइंट बाय दीज 4 कंपनीज जो फर्टिलाइजर सेक्टर में है, जिसमें FFC 645 पॉइंट्स तो सिर्फ FFC के थे, और मोर देन 1000 पॉइंट। सेकेंड हाइएस्ट वाज एंग्रो एच, और फिर ईफर्ट, इवन फातमा। सो हजार मोर देन 1000 पॉइंट यहाँ पे। ऑन द अदर बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट बैंक्स 600 पॉइंट्स नेगेटिव थे। तो बैंक्स का आप रिसेंटली जुलाई में महीने में देख लें, बैंक्स ने ह्यूजली आउट परफॉर्म किया मार्केट को। हम्म। तकरीबन 8 से 10 हज़ार पॉइंट कंट्रीब्यूशन पिछले इस महीने में जो मार्केट में इंक्रीज आया है, प्राइमरीली ड्रिवन बाय बैंकिंग स्टॉक्स। तो उसमें आज करेक्शन हुई, कल ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी। यानी कई बैंकिंग शेयर्स में कल हमने करेक्शन देखी, और जो रिमेनिंग थे उसमें आज हमने करेक्शन, यानी वो भी नेगेटिव लिस्ट में आ गए। तो आज नेगेटिव बैंक्स वर कंप्लीटली ऑन द नेगेटिव साइड, और फर्टिलाइजर जो इंडेक्स का दूसरा बड़ा हेवी वेट सेक्टर है, उसने बड़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई। तो ओवरऑल इसी वजह से हमने मार्केट को और इंडेक्स को पॉजिटिव में देखा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ फर्टिलाइजर स्टॉक्स और मेनली FFC। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो अचानक अभी जो है वो आए हैं कि वो बढ़ गए हैं। तो इससे ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। तो और मॉनेटरी पॉलिसी भी अभी जो है जस्ट इट्स वेरी सून कि वो आने वाली है। तो थोड़ा सा बताइए कि इस सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। नहीं, ऑयल प्राइसेस का रेट वाज एंटिसिपेटेड कि इंक्रीज होगा। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस रीसेंट पास्ट में ऊपर रही थी। हम्म। यानी इतना ज़्यादा ऊपर सच वो नहीं था, लेकिन मेन फैक्टर है कि गवर्नमेंट ने बजट में
एक पेट्रोलियम लेवी, एक काफ़ी बड़ा टैक्स कंपोनेंट रखा हुआ है जो वो टारगेट किया इस फिजिकल ईयर के लिए। सो एंटिसिपेशन यही थी कि देयर विल बी सम इंक्रीज, और सो इट वाज नॉट वेरी सरप्राइजिंग एज फार एज मार्केट इज कंसर्न। मार्केट को तो आइडिया था कि देयर विल बी इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। इसका ब्रॉडर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, ये तो एक नॉमिनल इंक्रीज है, उससे सच वो मेजर ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा फॉर इन्फ्लेशन। हम्म इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हम हमेशा वो देखते हैं कि मेनली इट विल बी द फंक्शन ऑफ, अगर करेंसी स्टेबल रहती है, रुपी स्टेबल रहे, तो पाकिस्तानी इन्फ्लेशन विल बी इन लाइन विद जो इंटरनेशनल कंट्रीज होती हैं जहाँ पे रेट्स चल रहे हैं। जो पिछले हमने एक साल में अब देखा कि जैसे ही करेंसी स्टेबिलिटी 1.5 साल से रही है, हमने इन्फ्लेशन को भी डिक्लाइन उसमें देखा है। लेकिन इन्फ्लेशन का एक डैमेजिंग इम्पैक्ट जो पिछले 3-4 साल में हुआ है वो तो लास्ट करेगा। उसका लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आई है, हम्म और उनकी अर्निंग ग्रोथ उस लेवल पे तो नहीं बढ़ी जितनी इन्फ्लेशन पिछले 3 साल में हुई है। वो एक अलग बहस है, लेकिन द पॉइंट इज के एज फार एज थिंग्स स्टैंड नाउ, inflation should not be majorly impacted by this minor change in oil prices until and unless there is some big increase in oil prices international। अगर होती है फिर हुकूमत फर्दर प्राइस बढ़ाती है, उसका तो अलबत्ता एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन अभी सिनारियो ग्लोबल मैक्रो पिक्चर जो नज़र आ रही है वहाँ पे देयर इज़ नो ह्यूज पिकअप इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ वो रशियन सैंक्शंस की वजह से ऑयल प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज आया था, हम्म विच आई डोंट सी कि दैट थिंग विल बी वेरी इफेक्टिव। तो ऑयल प्राइस में कोई इतना मेजर ट्रिगर नहीं है इंटरनेशनली कि बहुत ज़्यादा बढ़ सके और जिसकी वजह से हमें ऑयल प्राइस को ज़्यादा बढ़ाना पड़े। तो मोरलेस ऑयल प्राइस शुड रिमेन ऑन द लोअर साइड। सही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जो है हम सवाल लेते हैं। जी, आतिफ, सबसे पहले आपका सवाल है जी, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है कि तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने परफॉर्म करा है सिवाय टेक्नोलॉजी और पावर के ना। तो आपको क्या लगता है ये दो सेक्टर कब से मतलब अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे? और दूसरा मुझे ये पूछना है ट्रीट बैटरी के बारे में ना, वो काफी मतलब है ना डाउन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे जाके परफॉर्म करेगा? लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर्स। उसमें टेक्नोलॉजी में तो ठीक है, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल सेल्स पे डिपेंडेंट होती है, एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस, और यूएस इज़ द मेन मार्केट। तो वहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, प्राइसेस ने इतना परफॉर्म नहीं किया, सिवाय ये स्प्लिट डिसीजन आया था सिस में, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस ने थोड़ी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन ओवरऑल उनकी वैल्यूएशन इतनी बुरी नहीं है वहाँ पे। मुझे तो पोटेंशियल लग रहा है कि दे शुड डू प्रिटी ओके। तो वहाँ पे तो ये पोजीशन है। और सर पावर सेक्टर का ना, पावर सेक्टर का भी पावर पूछा सेक्टर था में इसी। अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि वहां से डिविडेंड एक्सपेक्टेशन अब आपको कम नजर आएगी, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। जो अभी रिसेंट पास्ट में जो इनके साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, तो वहां से कोई इतना, अब इनको जो पैसे मिलना थे वो तो मिल गए। इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन भी मेजॉरिटी कंपनी ने जो करना थी वो कर चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड अब देखा जाएगा कि हाउ एट व्हाट कैपेसिटी दीज प्लांट्स ऑपरेट। अभी तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है। दे आर लाइक, आप समझे कि मेजॉरिटी इसमें कई आईपीपीज जो है वो अभी सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट फुली फंक्शनिंग और नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, आप उनको कह सकते हो। बहुत कम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन इन डिमांड। ये देयर इज एक्सेस कैपेसिटी, डिमांड इतनी बड़ी नहीं है, और आईपीपीज विल फेस दैट प्रॉब्लम। तो उनके उनसे अब डिविडेंड एक्सपेक्ट करना इन कंपनी से, आई थिंक इट विल बी, यानी अभी मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो मुश्किल रहेगा। जब तक मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और फिर डिमांड साइड और इनसे इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और ये अपना बिजली गवर्नमेंट को बेच सके और फिर वहाँ से पैसे भी उनको टाइमली मिल सके, तो
पावर सेक्टर का ऑन इट्स ओन मेरिट तो अभी फिलहाल नियर फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा ये डिविडेंड एक्सपेक्टेशन आप कम रखें, अर्निंग भी सिमिलरली कम ही होगी बिकॉज ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो वहाँ पे तो मेरा आउटलुक रिलेटिवली आई थिंक वन शुड अवॉइड आईपीपीज एट दिस स्टेज। जहाँ पे आपको अगर कोई पोटेंशियल लगे कि उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं और दे कैन पे आउट सम हेफ्टी डिविडेंड, उसको आप देख सकते हो, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग एज ए अर्निंग ग्रोथ स्टोरी या डिविडेंड यील्ड स्टोरी, वो वाले प्रोस्पेक्ट्स मुझे तो नजर नहीं आ रहे। सही। अच्छा, और वो ट्रीट बैटरी के बारे में बता दिए। उसमें मैं अभी क्योंकि इट्स नॉट इन आवर कवरेज, मुझे आइडिया थोड़ा बहुत तो है कंपनी का, लेकिन ये है कि अभी आई वोंट बी एबल टू गिव फुल कमेंट ऑन इट क्योंकि कवरेज में रीसेंट पास में नहीं रहा, तो उसको मैं अभी अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट सेशन में फिर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सही, बहुत ओके, शुक्रिया थैंक यू। आतिफ साहब। जी अफशा, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे प्लीज आप बताएं, एक मेट्रो स्टील और एक के इलेक्ट्रिक, इनके शेयर्स को आप कहाँ देख रहे हैं आने वाले अगस्त तक, जुलाई के एंड में? आज स्पेसिफिक स्टॉक्स पे तो आई विल अवॉइड कमेंटिंग, लेकिन ये है कि सेक्टर को आप उनके डायनामिक्स देख लें कि वहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है। अब स्टील में थोड़ा बहुत जो पिकअप इन डिमांड और चीज़ें हुई हैं बेहतरी की तरफ थोड़ी बहुत, नॉट अ मेजर इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो आई एम नॉट लाइक फुली अवेयर क्योंकि मेट्रो स्टील इज ऑल्सो नॉट इन आवर कवरेज, हम ये दो तीन बड़े स्टील कंपनीज को तो कवर कर रहे हैं, लेकिन as far as like our view on the sector is concerned, अभी हम इसको like यानी बाय कॉल हमारी फिलहाल नहीं है स्टील सेक्टर पे, और सिंपल रीजन कि अभी मार्जिन्स को रिस्क है, मार्जिन्स विल रिमेन अंडर प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स विल बी देयर, और जब प्रॉफिट कम होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन अभी तो हम नहीं कर सकते इस सेक्टर से, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा near-term outlook for the sector is not very good. As far as K Electric is concerned, this utility company, power distribution company, तो वहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए डिविडेंड मुझे क्या मिलेगा, उस पे आप फोकस रखें। अगर डिविडेंड आपकी एक्सपेक्टेशन बीट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें और कोई ट्रिगर पॉइंट एट दिस पॉइंट इन टाइम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और प्राइवेटाइजेशन की बात ऑन एंड ऑफ हो जाती है, लेकिन ये है कि अभी रीसेंट पास में तो उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन मीन कि इट्स ऑलरेडी प्राइवेटाइज, बट द फॉरेन पार्टी विच दे वर एक्वायरिंग, और इसमें एक्विजिशन वाली खबरें आ जाती हैं। अभी फिलहाल तो उसमें कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, लेकिन एज फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न बेस्ड ऑन एसेट प्राइसेस और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज प्रिटी ओके, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। वन कैन लुक एट होल्ड ऑन टू द स्टॉक, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो तब उसमें आपको यानी डिसेंट गेन मिल सकता है। तो अभी वैल्यूएशन पॉइंट इज फाइन, यील्ड हो सकता है इतना ज़्यादा अच्छा ना हो, और तो फिलहाल तो अभी कोई और मेजर ट्रिगर नहीं है के इलेक्ट्रिक में। सही। अच्छा सर, ये आपने स्टील की बात की, तो एक कभी स्टील पाकिस्तान स्टील के हवाले से भी है कि इसको भी रिवाइव किया जा रहा है, रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको कैसा देख रहे हैं? क्या इसको आगे आप कैसा देख नहीं, रहे नथिंग कंक्रीट हैज हैपेंड, वो हैं? ये बातें तो बस ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। हम्म। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और वो अभी तक कोई एस एज यानी जो इंफॉर्मेशन आ रही है या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें कोई रियल प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो वो अच्छा। अगर कोई कंक्रीट अगर आ जाए और वो पार्टिसिपेट करे और उसके रिवाइव करे तो फिर तो हम्म। बात हो सकती है। एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स जस्ट लाइक नथिंग इज हैपनिंग। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, उस्मान गफार, जी उस्मान साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं मुझे फार्मा सेक्टर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी। अ, ये जो इंडिया वार हो, ये इस वजह से कोई इम्पेक्ट तो नहीं पड़ेगा? जैसे पाकिस्तान दुबई से कोई रॉ मटेरियल मंगवाता है फार्मा के लिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा फार्मा सेक्टर पे? इट वाज अ मार्जिनल नेगेटिव इम्पैक्ट, तो बिल्कुल वो है। अल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसका कोई इतना मेजर इम्पैक्ट यानी एज फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा।
क्योंकि इसके ये रॉ मटेरियल जो है वो कई और जगहों से फिर डेस्टिनेशन से राउट हो जाता है, तो इट विल नॉट बी अ सीरियस इशू। मेन कंसर्न है कि अभी डोमेस्टिक मार्केट तो सॉलिड है, प्राइस इनको अब फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, प्राइस रिविजन और वो सारी चीज़ें। तो ये साल तो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है इनका, फार्मा सेक्टर का। हाँ, एक्सपोर्ट साइड पे कोई प्रोग्रेस होती है वो देखा जाएगा, और उस पे स्पेशली अभी यूएस में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टैरिफ फार्मा सेक्टर के लिए आएंगे उसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट नेगेटिव ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री पे आ सकता है अगर टैरिफ ज़्यादा लगा लेते हैं वो। लेकिन वो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज, क्योंकि हमारी कंपनी तो ज़्यादातर लोकल मार्केट में ही प्ले करती है, एक्सपोर्ट इज़ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ आवर फार्मा इंडस्ट्री। लेकिन ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल एक थ्रेट यूएस में हो सकता है। बाकी एज फार एज लोकल मार्केट इज कंसर्न इट इज़ पॉजिटिव। तो आर कॉल ऑन मेजॉरिटी कंपनीज अभी भी है कि इसमें अपसाइड मौजूद है, अर्निंग ग्रोथ है इस साल। सो वन शुड बी होल्डिंग ऑन टू फार्मा सेक्टर स्टॉक्स, और इसको इसमें ऐसे आप पॉजिटिव यानी ग्रोथ इसमें आप देख सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। मसूद साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम सर। जी। अच्छा सर, ये पूछना था मुझे कि सेल जो है इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसमें अभी होल्डिंग रखनी चाहिए कि निकल जाना चाहिए? दूसरे नंबर पे पीएनएससी जो है वो जो करंट मार्केट प्राइस है इसके ऊपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? करंट मार्केट प्राइस का तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं कि क्या है, लेकिन एज फार एज द ब्रॉडर आउटलुक ऑन द कंपनी इज कंसर्न इट इज पॉजिटिव। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, अर्निंग ग्रोथ भी है, और तो अगर आपको रीसेंट पास के एवरेजेस में सही लेवल पे एक्यूमुलेशन हो जाती है तो आई थिंक वन शुड होल्ड ऑन टू पीएनएससी। सिमिलरली सेल, हमने पहले भी इन सेशंस में इस पर डिस्कशन की है। इसका अगला साल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए 2026 में, आफ्टर दिस चेंज ऑफ मैनेजमेंट और रीसेंट पास में इसकी लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो मार्जिन। अगला साल आई थिंक इट का वापस नॉर्मल उस पे आ जाएंगे, तो वन कैन एक्सपेक्ट लाइक बेटर परफॉर्मेंस इन 2026 फ्रॉम सेल। तो एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बाय ऑन वीकनेस अप्रोच रखें उसमें। और क्योंकि उसे इट्स ऑल्सो वन ऑफ द स्पेकुलेटिव आइटम, इसमें एब्रप्ट मूवमेंट आ जाती है। तो इसको हमेशा कोशिश करें कि वो वीकनेस के दिनों में ही आप एक्यूमुलेट करें, और फिर अगले साल का अगर 12 मंथ होराइजन है तो आपको डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन सर मेरे पास जो है 104-5 पे खरीदा हुआ है, तो ये फिर मैं निकल जाऊं इससे? अभी तो इस साल की अर्निंग तो कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगला साल इनका काफ़ी बेहतर होगा। तो आप फॉरवर्ड पे ही जाएं। अभी अगर अर्निंग जून की तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए इनकी। तो उस लिहाज से इतनी कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। तो यू कैन वेट ऑन फॉर सेल, अगर इफ देर इज नो मेजर कंपल्शन कि आप, वो तो आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑलवेज देख सकते हैं कि अगर कोई और जगह पे आपको ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर नज़र आ रहा है और वहाँ पे रिलेटिवली अर्ली रिटर्न बन सकता है, तो देन यू कैन मेक अ मूव। फिर आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्टॉक के साथ इतना उसको लेके बैठे रहें। अगर आपको अल्टरनेट बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो ज़रूर बिल्कुल स्विच करें। लेकिन इसमें फिर आप वेट कर सकते हैं कि बेहतर आपको एंट्री लेवल मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी। जी जी, अली अपना सवाल करो काइंडली, सो जल्दी जल्दी अपने सवाल कर लें जी। बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का कि हमेशा जो है ये मौका देते हैं सवाल करने का। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है कि अभी कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है क्या, मेजर करेक्शन? अगर इस तरह है तो फिर ताकि मार्केट को अवॉइड करें। और दूसरा सवाल ये है, जैसे आज एटीआरएल ने परफॉर्म किया लेकिन पीआरएल बिल्कुल नहीं करता, तो इसकी क्या वजह है? या और तीसरा जो है ये माड़ी जो है ये मैंने लिया हुआ है लेकिन ये रिवर्स में ही है, तो इसको रखना चाहिए या नहीं? हाँ, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, एनर्जी चेन सेक्टर में तो अभी कोई इतना मेजर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। आई बीन लाइक सेइंग अबाउट इट कि वो अभी वहाँ से सिर्फ डिविडेंड आपको जून में, जो उनकी जो फाइनेंशियल क्लोज है जो जुलाई अगस्त में
परहैप्स कि अगस्त में या सितंबर में अर्निंग अनाउंस होगी, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है। बाकी एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न, वहाँ पे तो इतना कोई ऐसा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस आर ऑन लोअर साइड, और नई डिस्कवरी ऐसा कोई इतनी ह्यूज हुई नहीं है। तो वहाँ पे तो अभी फिलहाल ट्रिगर नहीं, इट विल टेक सम टाइम। आप यील्ड को प्ले कर सकते हैं अगर आपको बेहतर यानी यील्ड, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी जो है तकरीबन 5 to 6% डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है मारी में, और बाकी कंपनीज में भी थोड़ा सा इससे बेहतर होगा, लेकिन नॉट इन डबल डिजिट। वो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पर डिविडेंड डबल डिजिट में होंगे। तो यहाँ पे तो ऑयल सेक्टर में तो ये नियर टर्म आउटलुक है। और बाकी ब्रॉडर करेक्शन जो है आप इसमें थोड़ा सा ज़रा मार्केट को एक तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यू सेक्टर्स। आप देख लें कि सबसे बड़ा वेट है बैंक्स का, फिर फर्टिलाइजर है, और ऑयल सेक्टर, आपका ईएनपी सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर बड़ा ड्राइव कर रहे होते हैं मार्केट को। और अभी रिसेंट पास में बैंक्स ने लोग अक्सर बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ गई, लेकिन इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन बैंकिंग स्टॉक्स, आपके पास बाकी ये चीज़ें पड़ी हैं, तो आपको फिर नज़र आएगा कि आपको रिटर्न वो नहीं मिला। अब कल से फर्टिलाइजर में एक एक्टिविटी शुरू हुई जो आज फुली रिफ्लेक्ट हुई, जो उनके भी अब डिविडेंड और अर्निंग अनाउंसमेंट जुलाई एंड में आएगी। तो अब वहाँ पे तो थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है फंड्स का, कि लोग एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ दूसरे सेक्टर में मूव हो जाते हैं। तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, आपको इंडेक्स में नज़र नहीं आएगा। ब्रॉडर कल मार्केट में 300 350 स्टॉक्स नेगेटिव बंद हुए थे, आज मोरलेस प्लस माइनस का रेशो बराबर था। तो मार्केट में भी मेजर किस्म की करेक्शन वाले ट्रिगर तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। जो सेक्टर वाइज और कंपनी स्पेसिफिक वाइज जो अर्निंग अनाउंसमेंट आएगी, उस ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो रही है शेयर प्राइस बिकॉज ऑफ दैट थिंग। अब जिसकी अर्निंग ज़्यादा आ रही है और डिविडेंड अच्छा आ रहा है, वो स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप बैंक्स में भी देख ले, यूबीएल ने अनाउंसमेंट की, उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन की जा रही है अगर बाकी बैंक्स भी अर्निंग ग्रोथ और डिविडेंड अच्छा देते हैं तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस आएगी। सिमिलरली फर्टिलाइजर में भी ये की जा रही है। सो एनी कंपनी विच मीट्स और एक्सीड अर्निंग एक्सपेक्टेशन और आपको डिविडेंड दे रही है, तो आप उसमें ट्रिगर देख सकते हैं कि वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगी। तो इंडेक्स पे फोकस ज़्यादा ना करें, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को ज़्यादा देखें। ब्रॉडर जो करेक्शन आती है उसके लिए एक मेजर किस्म का इवेंट होना ज़रूरी है। जिस तरह हमने पहले पाक इंडिया बॉर्डर जो सिचुएशन थी, वॉर लाइक सिचुएशन, उसमें एक ब्रॉडर इम्पैक्ट देखा था। उसमें फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर वैल्यूएशन फंडामेंटल्स वो सब लोग भूल जाते हैं, उसका इम्पैक्ट आया था। मार्केट इंडेक्स जो हमने देखा था तकरीबन 200 डे मूविंग एवरेज के करीब मार्केट गिरी थी मई के महीने में। इंडेक्स में हमने 1,04,000 भी देखा था उस दिन, जो यानी 8 तारीख को जब इंडेक्स का लो लगा था। अभी मार्केट यानी आप देख लो 134 30,000 इंक्रीज फ्रॉम ड्यूरिंग द पास्ट लाइक 2 मंथ्स फ्रॉम द बॉटम उस वक्त। तो वो एक जो ब्रॉडर करेक्शन आती है उसके लिए कोई एक मेजर नेगेटिव किस्म का इवेंट हो जिससे एक वो ट्रिगर हो जाए। अभी फिलहाल तो एक पॉलिटिकल साइड पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम देखते हैं, लेकिन आई डोंट सी कि इट विल लीड टू सम मेजर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वो ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसका तो मुझे इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। मेजर की इवेंट जो होगा अभी पाकिस्तान का जो फाइनल टैरिफ रेट यूएस क्या अनाउंस करता है, अभी तक पाकिस्तान का टैरिफ रेट अनाउंस नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ने जो हमें बताया कि वो हमारे टैरिफ रेट जो अप्रैल में अनाउंस हुए थे उससे कम होंगे। अब वो कितना कम होते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 29% टैरिफ लगे थे अप्रैल में हम पे। अगर 29% है तो इट विल बी सीरियसली नेगेटिव। अगर 20 है तो वी विल बी इन लाइन विद अदर कंट्रीज, स्पेशली इंडिया एंड अदर फार ईस्टर्न इकोनॉमीज, जहाँ पे 20% रेट है। कल इंडोनेशिया का 19% रेट उन्होंने लगाया। बांग्लादेश के लिए नेगेटिव था 35%, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आया है। हम हमारी तो लॉबिंग और जो सारी चीज़ें चल रही थी कि हम पे उससे भी कम टैरिफ हो। अगर वहाँ पे टैरिफ कम आता है बिलो 20%, तो मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली। फिर तो मार्केट लग रहा है कि और हम इंक्रीज देख सकते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर या अदर एक्सपोर्टिंग
जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन स्टॉक्स में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो एक मेजर इवेंट ये यूएस टैरिफ का जो लेटर है, जो वो इशू करेंगे, विच इज़ ड्यू एनी टाइम, वो आ जाए, उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि हम पे अगस्त से क्या टैरिफ होंगे और हाउ आवर डिफरेंट सेक्टर्स विल बी इम्पेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज न्यू टैरिफ्स। तो एक मेजर इवेंट है, तो लेट्स होप कि इट इज़ पॉजिटिव और मार्केट पे कोई इतना मेजर नेगेटिव ना आए। तो ब्रॉडर मार्केट में अभी उसके लिए कोई मेजर इवेंट होना ज़रूरी है कि अगर करेक्शन या मूवमेंट आए तो तभी वो होगा। अभी फिलहाल तो यह है कि सेक्टर वाइज मूवमेंट होगी, और अनाउंसमेंट पे आप ज़रूर फोकस करें कि जो अर्निंग अनाउंसमेंट आएगी वो प्राइसेस को डिक्टेट करेगी एट दिस पॉइंट। और एंटिसिपेशन में सबसे ज़्यादा है, इवेंट हो जाए फिर आप ज़रूर, अगर उसमें एक 10-15% इंक्रीज आ जाए फिर आप ज़रूर एग्जिट ले लें, लेकिन इवेंट से पहले आप एंटिसिपेशन उसकी ज़रूर कर लिया करें कि यहाँ पे पॉजिटिव खबर आ सकती है, तो उस बेसिस पे आप काम कर लें। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम। वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, वी आर एट द वेरी हाई लेवल एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी। तो उसको केयरफुली प्ले करना ज़रूरी है, और पोर्टफोलियो होल्डिंग वही होनी चाहिए जिसमें फंडामेंटली ड्रिवन कोई पॉजिटिव स्टोरी है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज फार एज द ब्रॉडर व्यू ऑन द मार्केट इज कंसर्न। सही, बहुत शुक्रिया जी अली। आसिफ, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी, सवाल करें। सर मैंने पता करना था बीओपी की जो फ्यूचर है इसके बारे में पता करना था। दूसरा काइंडली ये बताइएगा कि कोई एक दो शेयर गाइड करें जो डिविडेंड के लिहाज से काइंडली। जी, बहुत शुक्रिया। बीओपी यानी जिस तरह हम बैंक्स पे बात कर रहे थे कि लेट्स वॉच जून क्वार्टरली अर्निंग्स, हाफ ईयरली अर्निंग, वो आप उनको देख लें, वेदर दे मीट देयर अर्निंग और डिविडेंड एक्सपेक्टेशन वो होती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑन द अपसाइड इसमें आप प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर रिड्यूस करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बेस्ड ऑन टेक्निकल मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं। इस ट्रू फॉर द मेजॉरिटी बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि उन्होंने हेविली आउट परफॉर्म किए रिसेंट पास्ट में, तो वी माइट सी सम लाइक डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन शेयर प्राइसेस। प्राइसेस थोड़ा बहुत लाइक अगर हम मूविंग एवरेज पैटर्न को फॉलो करें तो लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन इस सेक्टर में आ सकती है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आ सकती है। लेकिन अगर अर्निंग बहुत अच्छी आ गई और डिविडेंड दिया तो फिर हम रिबाउंड भी सिमिलरली देख सकते हैं। लेकिन रीसेंट पास में जो हाई लेवल लगे हैं उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यानी स्टांसेस आप रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपोजर बैंक्स में थोड़ा बहुत गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस ह्यूज रीसेंट रैली। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। साद हुसैन, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। एक दो क्वेश्चन पूछने थे कि जब कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट पे आ जाती है तो मकसद है उस कंपनी के लिए तो उसकी गुडविल की बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। तो हस्कोल जो है वो क्यों डिफॉल्टर सेगमेंट से बाहर नहीं आता? नंबर टू, दो कंपनियां बंद हो गई हैं जो थोड़ी बहुत मेरी होल्डिंग में, एक जावेद उमर वोरा और नूरी टेक्सटाइल। तो इनका क्या बनेगा? ये कंपनियां बेच के इसके पैसे हमें नहीं देंगे, या ये शेयर जो है ये कब तक बहाल हो जाएंगे? इसके मुतालिक थोड़ा सा गाइड कर दें। नहीं, बिल्कुल नो शुक्रिया। आइडिया कि जावेद उमर वोरा और रूबी टेक्सटाइल का वो, आप उसकी जो फाइनेंशियल आजकल, एक चीज जरूर आप जरूर देख लें कि उनके जो लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट जो भी आई हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं, उसमें आप डायरेक्टर रिपोर्ट जरूर पढ़ लिया करें कि वहाँ पे कंपनी की पोजीशन क्या है, इट्स इन ऑपरेशन, ऑपरेट कर रही है। और ऑपरेशन के बाद सेकंड पोजीशन आप उसकी बैलेंस शीट देख लें कि उसके पास इक्विटी कितनी है और एसेट्स कितने हैं। अगर वो आपको कंफर्ट दे रहा है कि इसके पास एसेट्स भी हैं, इक्विटी मौजूद है और आई एम द शेयर होल्डर, तो फिर तो आप वेट कर सकते हैं कि चलो जब ये कंपनी, हो सकता है कि हमें बाद में अगर कुछ हो तो हमें कुछ एसेट बेस पे कुछ पैसे मिले। लेकिन अगर ऐसी भी कोई डेवलपमेंट नहीं है तो फिर वो तो आप समझे कि डेट इन्वेस्टमेंट है। उसकी इक्विटी भी वाइप आउट हो गई है, और एसेट्स में भी, एसेट्स को इतना जल्दी बेचना इतना आसान नहीं होता। एसेट्स
इफ देर इज सम एक्विजिशन ऑफ द कंपनी, फिर तो बात हो सकती है कि एक नई पार्टी आती है और कंपनी एक्वायर कर ले और पुराने शेयर होल्डर्स को पैसे दे दे कि हम ये कंपनी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर डेट इन्वेस्टमेंट पे बैठे रहना कोई फायदा नहीं। आई थिंक इट लाइक वट एवर प्राइस यू गेट जस्ट मूव ऑन। लेकिन ये है कि हमारे मार्केट में अब जावेद उमर बोल रहा, अगर इफ द कंपनी एसेट वैल्यू आप देख लें वो बहुत कम है और उनकी मार्केट प्राइस यूजुअली हाई होती है। अब वाई दिस, क्योंकि होल्डिंग जिनके हाथ में है वो उसको प्राइस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो कुछ जगहों पे हम एक्सेस वैल्यूएशन भी देखते हैं विच आर नॉट जस्टिफाइड बाय देयर वैल्यूएशन, क्योंकि कॉर्नर शेयर्स होते हैं उनके पास होते हैं, वो फिर अपनी मर्जी से उसको यानी डिक्टेट करते हैं शेयर प्राइस को। तो ज़रूर उस चीज़ को देख लिया करें कि बैठे रहने से उस इन्वेस्टमेंट को वेदर इट कैन गिव मी एनी रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड कि नहीं। और उसके लिए आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें लास्ट, और उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के मोटे नंबर्स देख लें और डायरेक्टर रिपोर्ट में देख लें कि अभी कंपनी में मैनेजमेंट का क्या व्यू है। सही। सर एक क्वेश्चन और है, आरएफबी कॉर्पोरेशन को कैसा देखते हैं? I think it is fairly valued. It's a holding company. आप कीप इन माइंड इट्स अ होल्डिंग कंपनी। प्राइमरीली इसके पास जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, आप पोर्टफोलियो इज लाइक अवेलेबल टू एवरीवन, तो आप किसी वक्त भी उसको देख सकते हैं। इसमें पावर सीमेंट है, फातिमा फर्टिलाइजर है, ये जो दूसरी इनकी जो एक और आयशा आयशा स्टील है, नॉर्थ नाजमाबाद वाली जो कंपनी है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट। तो इनकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं और कुछ फिक्स इनकम पोर्शन है, वो आप पोर्टफोलियो वैल्यूज की जरूर देख लिया करें कि द शेयर प्राइस इट्स की मार्केट कैप जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो वैल्यू से ज्यादा ना हो। तो एज लॉन्ग एज इट इज बिलो दैट तो फिर तो ठीक है। इन माय व्यू अभी प्राइस इज नाउ क्लोज टू, वो डिस्काउंट खत्म हो गया है, काफी हद तक कम हो गया मेरे हिसाब से। इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा से ज्यादा इसकी जो अपसाइड पोटेंशियल होगा वो 20%, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये स्प्लिट के बाद इसमें जो पहले ये 50-60% डिस्काउंट पे ट्रेड होता था नेट एसेट वैल्यू से, वो बीच में तो बिल्कुल 100% के करीब भी शेयर प्राइस आ गई थी। अभी थोड़ा सा डिस्काउंट आया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन शेयर प्राइस ऑफ फातिमा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वैल्यू बनी है। तो मेरे हिसाब से तो फेयरली वैल्यूड है, अपसाइड पोटेंशियल रिलेटिवली कम है बिकॉज द डिस्काउंट इज वेरी नैरो। इस तरह अगर आप होल्डिंग कंपनी में इंटरेस्टेड है तो आप बाकी कंपनीज को देख सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे डिस्काउंट काफ़ी बड़े हैं कंपेयर टू द बुक वैल्यू ऑफ दोज कंपनीज, वहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल बाकी होल्डिंग कंपनीज। यानी ट्रैक्टर की सेल्स के आपने नंबर्स अभी देखे होंगे जो लास्ट अभी वो रिलीज हुए हैं, तो वहाँ पे तो इट्स नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पंजाब गवर्नमेंट ट्रैक्टर स्कीम या गवर्नमेंट ट्रैक्टर स्कीम जिस प्रोविंस में भी आए उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा है ट्रैक्टर की सेल। तो as far as valuations are concerned, so I'm not that excited about MTL at this point in time, क्योंकि अभी सेल्स काफ़ी वीक चल रही है ट्रैक्टर की मुल्क में, और वो इंटायरली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी स्कीम लॉन्च करती है तो तब इसमें इनकी सेल होती है, अदरवाइज फिर सेल काफ़ी स्लो रहती है। तो अभी तो मेरे ख्याल में एमटीएल को अवॉइड करें। एज फार एज दिस गद्दारा की जो कंपनीज हैं, इसमें इस साल की अर्निंग तो काफ़ी बेहतर है। एज फार एज जून ईयर एंड जो होगा, इस साल की अर्निंग तो बहुत बेहतर है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और हमने अब तकरीबन 12 महीने के सेल्स नंबर भी देख लिए हैं। तो इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी और डिविडेंड तो ठीक रहेगी। ऑटो सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस जो कर रहा है, दिस इज मेनली कि अगले साल क्या होगा, वो उस पे कंसर्न्स थोड़े बहुत हैं कि वेदर दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। और अंडर परफॉर्मेंस शेयर प्राइस का नीचे आना तो इंडिकेट यही कर रहा है कि अगले साल हो सकता है कि इतना ज़्यादा इनके लिए बेहतर ना हो। देयर विल यानी क्लियरली एक इंडिकेशन है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो सकता है कि अगले साल मेंटेन ना हो, मार्जिन्स भी स्क्वीज हों और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो वो एक फैक्टर है। तो आई थिंक इट विल स्ट्रगल टू मेक बिग इंक्रीज इन शेयर प्राइस। एज फार एज शेयर प्राइस की जो आउटलुक है उस पर तो मुझे कंसर्न है कि जो रिसेंट
हाई लगे हैं, हो सकता है कि बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस करें, अनटिल एंड अनलेस के अगले महीने भी उसी तरह रोबस्ट रहे जिस तरह पिछले साल। लेकिन उसका अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा एक्सपोजर मेरे हिसाब से थोड़ा सा लो रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही। बहुत शुक्रिया आयशा। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि लास्ट में किस तरह से देख रहे हैं मार्केट अब फर्दर, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारा रोल ओवर वीक भी है और करेक्शन भी जो है ऑन एंड ऑफ हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। और उसके बाद किन सेक्टर्स में इस वक्त भी आप जो है एक अपना व्यू देंगे कि उसमें काम करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें जो है इन्वेस्टर्स को इस सिनेरियो में करना चाहिए काम। जी, ब्रॉडर मार्केट अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो वी आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, लाइक यानी हमारा तो अभी दिसंबर का टारगेट बेस्ड ऑन प्योर वैल्यूएशन यानी 144 145 तक इंडेक्स पोटेंशियली मूव हो सकता है। गोइंग फॉरवर्ड फिर 2026 की अर्निंग्स आएंगी तो उस हिसाब से मार्केट में प्योर बेस्ड ऑन वैल्यूएशन मोर लेस सिमिलर आपकी मल्टीपल्स अगर मेंटेन रहे तो फिर भी इंडेक्स में तो आपको ग्रोथ नजर आएगा। सेक्टर्स आउटलुक जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, इस एक तो मेजर ट्रिगर ये यूएस के फाइनल टैरिफ फॉर बिल्कुल, आपने पाकिस्तान वो एक बताया था बिल्कुल। ये है। बाकी मैक्रो स्टेबिलिटी मोरलेस एक्सपेक्टेड कि वो हम टारगेट अचीव कर लेंगे, मैक्रो स्टेबिलिटी रहेगी। एज फार एज लाइक एट माइक्रो लेवल देयर आर सीरियस कंसर्न, जिस तरह ट्रेडर्स की एजिटेशन चल रही है, गवर्नमेंट ने जो नए टैक्स मेजर्स अनाउंस किए हैं फॉर इनफॉर्मल सेक्टर, वहाँ पे कंसर्न्स काफ़ी है कि वहाँ उसको किस तरह वो सेटल, तो वो वाली अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पे वो रहेगी। बट एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा। नियर टर्म में अर्निंग सीजन है, एनुअल अर्निंग्स भी आएंगी, हाफ ईयरली और क्वार्टरली अर्निंग्स वो भी आएंगी। उसकी वजह से उसके बाद एक पॉज पीरियड आता है। और अभी जिस तरह रोल ओवर वीक है तो उसकी वजह से भी एक वॉलेटिलिटी ट्रिगर पोटेंशियली हो सकती है। सही। लेकिन ये है कि बाय और डिप स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और सेक्टर में आप यानी जो पॉजिटिव आउटलुक जिन सेक्टर्स में है, जिसमें फॉर एग्जांपल लाइक सीमेंट की अर्निंग ग्रोथ 2026 में एक्सपेक्टेड टू रिमेन पॉजिटिव, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, वहाँ पे आप बिल्कुल एक्यूमुलेशन रखें। इवन टेक्सटाइल सेक्टर आई पर्सनली लाइक द सेक्टर के इनका एक फ्यूचर है पाकिस्तान में रहेगा, और ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और स्पेशली वैल्यूएशन उनकी बड़ी अच्छी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी हाईली अंडर वैल्यूड है। तो अगर एक्सपोर्ट फ्रंट बेहतर रहे तो टेक्सटाइल में भी बिल्कुल प्रॉस्पेक्ट्स है। एनर्जी एनर्जी चेन में थोड़े से मुझे कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे ऑयल प्राइसेस लो है, अर्निंग ग्रोथ हो सकते ना हो, और डिस्कवरीज पाकिस्तान में स्लो चल रही हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई मेजर ट्रिगर ना हो। फर्टिलाइजर सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि दे हैव बीन एबल टू, देयर वर सम इश्यूज रिगार्डिंग फार्मिंग इकोनॉमी, वो काफ़ी डिप्रेस चल रही है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर आउटपुट में तो है, लेकिन इन्वेंट्री यहाँ पे अब काफ़ी आ गई है। तो लेकिन ये कि फार्मर्स डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे विल हैव टू बाय फर्टिलाइजर, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द बेटर यील्ड, तो वो तो लोग करेंगे। तो फर्टिलाइजर सेक्टर का भी आउटलुक पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर में अगले जो 2 क्वार्टर हैं, जून के क्वार्टर तो हम अभी है, हम देखेंगे कि किस तरह रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन सितंबर और दिसंबर में देयर इज लाइक हो सकता है कि देयर माइट बी सम अर्निंग डिक्लाइन, बैंक्स में थोड़ा बहुत हो, लेकिन बैंक्स एबिलिटी वैल्यूएशन जो है वो इतनी अच्छी है कि अभी भी कई बैंक्स अपने बुक वैल्यू के करीब करीब प्राइसेस आ गई हैं। 2 बैंक्स ऑन हायर साइड हैं, यूबीएल और मीज़ान बैंक, लेकिन बाकी बैंक्स जो हैं अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। तो बैंक्स में ऑलवेज लाइक देयर इज सम करेक्शन, तो वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे आपको डिसेंट अर्निंग यील्ड, बेहतर अर्निंग यील्ड जो है और डिविडेंड यील्ड जो है वो आपको बैंकिंग में ही मिलेगी। तो इस तरह आप रखें, ब्रॉडर एलोकेशन कर ले जहाँ पे आपको अच्छी वैल्यूएशन नज़र आए,
प्राइस डिक्लाइन हो और अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा हो तो आप एलोकेशन उन सेक्टर में बढ़ा दें, और जहाँ पे अपसाइड अभी कम है तो वहाँ पे एलोकेशन आप कम रखें। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वैल्यूएशन, अगर 7 अर्निंग मल्टीपल पे मार्केट अभी ट्रेड हो रही है तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली इट्स नॉट एक्सपेंसिव रिलेटिव टू द ग्लोबल मार्केट, तो अभी भी मार्केट इज वेरी चीप। ठीक है। तो अपसाइड इज देयर। आपको कोई मेजर किस्म की वो जो करेक्शन जो जरूर जहन में रखिए कि वो मेजर करेक्शन आई थी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल मेजर इवेंट, जिस तरह वॉर वाली सिचुएशन थी। अल्लाह ना करे ऐसी कोई डेवलपमेंट हो, अगर वो चीज़ हो जाती फिर तो फॉरगेट अबाउट फंडामेंटल्स, वो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है। बिल्कुल ऐसे एज फार एज अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर तो मार्केट इक्विटी मार्केट शुड डू प्रीटी वेल। सही। तो इतनी कोई हम कोई मेजर करेक्शन अभी हम ये ना अभी फिलहाल तो सही। हम नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल वॉलेटिलिटी होगी, प्राइस एडजस्टमेंट होगी, और कोशिश करें कि आप जितना भी लो प्राइस पे आपको एंट्री मिले तो वो बेहतर है। और उस पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा पोर्टफोलियो। बिल्कुल दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच सर बशारत आपका, और बहुत अच्छी गाइडेंस दी आपने, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर जो है मैं इजाज़त लूंगी इस सेशन से, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।